नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। आज अपन सीटेट 2024 जो जनवरी में पेपर कंडक्ट होगा उसकी कुछ पीडीएफ्स के थ्रू क्वेश्चंस करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है विकास एवं अधिगम। जो विकास और अधिगम है उसके बारे में ये कथन दे रखे हैं, उनमें सही बताना है, लेकिन किसके अनुसार बताना है? वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है। तो अपना इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो अपन देखते हैं पहले ऑप्शन से कि दोनों का संबंध अनुक्रमिक होता है। क्या दोनों का संबंध अनुक्रमिक होता है? नहीं। लेई वाइगोत्स्की क्या बताता है कि दोनों का संबंध क्या होता है? वर्टिकल होता है, वर्तुलाकार होता है। दोनों का संबंध निश्चल होता है। जो विकास है, जो स्टेप बाय स्टेप जब विकास होता है तो वो उनका संबंध क्या निश्चित नहीं होता है, अलग अलग होता है। सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। ये क्या हो गया अपना? सही हो गया। तो वाइगोत्स्की क्या बताता है? जो लर्निंग है वो डेवलपमेंट की क्या होती है? अग्रिम होती है। और प्याजे क्या बताता है? जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है? लर्निंग के अग्रिम होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? विकास अक्सर सीखने के अग्रिम होता है। अगर यही क्वेश्चन होता और इसमें स्टेटमेंट पूछता कि प्याजे के अनुसार क्या होता है, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होता? डी ऑप्शन सही होता। लेकिन अपने को पूछा किसके बारे में है? अपने को पूछा है वाइगोत्स्की के अनुसार, तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन है विकासात्मक सिद्धांतवादी क्या मानते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है जीवन भर चलती है। विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। जो ये स्टेटमेंट है इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कौन सा जो एलिमेंट है या फिर कौन सा इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जो कि इस कथन को संतुष्ट करता है? तो इसमें क्या आएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी, वातावरण और अनुभव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं विकासात्मक प्रक्रिया में अशांतता के क्या मायने हैं? जो डिसकंटिन्यूटी है उसके क्या मायने हैं? विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। ऑप्शन बी क्या है? विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विच्छेद। इसमें क्या हो गया? नकारात्मक विच्छेद ब्रेक्स हो गए, तो ये क्या है? गलत है। विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट नहीं होती है। विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप, विकास की प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित होती है? जो पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली है उसमें जो पेरेंट्स का है वो क्या भागीदारी होती है? तो इसमें अपन देखते हैं कि बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना। अगला ऑप्शन देखते हैं बच्चे के पक्ष को न सुनना, बच्चे की अविवेकपूर्ण मांग करना और जब संभव तब बच्चे के साथ साझेदारी का निर्णय करना। तो इसमें सबसे अच्छा और सबसे सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा कि जब भी संभव हो बच्चे के साथ जो पेरेंट्स है वो अपना निर्णय लेने के लिए जो भी साझेदारी है वो करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किस विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकार्यों द्वारा घटित होती है? कि कौन सा जो विशिष्ट संज्ञानात्मक इनमें से प्रकार्य है जिसके द्वारा ये घटित होती है? तो इसमें क्या आएगा? समायोजन और समावेशन, एलिमिनेशन एंड एकोमोडेशन, समावेशन और समायोजन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए हैं। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक वृत्त। उनमें से उन पत्थरों को बार बार गिनना जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची ने उनमें से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश करती है? तो इसमें क्या बताया गया है कि बच्ची है वो अलग पत्थर ले रखे हैं उसने 10, तो अलग अलग एक बार लाइन में रखती है, फिर बड़ी लाइन में रखती है, फिर वृत्त में रखती है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ ये ही पता करना चाह रही है कि ये टोटल पत्थर है वो 10 ही है। तो इसमें वो उन पत्थरों की संख्या के बारे में ही जानना चाह रही है। तो पहला ऑप्शन है क्रमबद्धीकरण। ये क्रम से लगाने का इसमें कोई मतलब नहीं है। संक्रमण अनुमति भी नहीं है। सांकेतिक मापदंड, ये कोई संकेत का नहीं है। तो संख्या का संरक्षण, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? तो अपने इसमें वाइगोत्स्की के ही क्वेश्चन आया है ये भी। तो इसमें क्या बता रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए जो अपना माइंड है उसके विकास के लिए कौन सी मध्यस्थता आवश्यक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर, सांस्कृतिक औजार। जो बाकी के 3 है ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। ये भी कौन सा क्वेश्चन है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र क्या पूछ रहा है? जेड डी पी जेड पी डी।
इसके अनुसार किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? सहयोगात्मक संवाद के द्वारा, अनुकरण द्वारा सीखना, प्रतिवर्ती सोच और प्रतिपादक अधिगम। तो अपना इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही, सहयोगात्मक संवाद। जब बच्चे एक ग्रुप में रह के सीखते हैं तो वो क्या होता है, ज़्यादा ही अच्छा सीख पाते हैं। तो ये क्या हो गया? समीपस्थ विकास के क्षेत्र का सिद्धांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th। लॉरेंस कोहालबर्ग द्वारा सुझाई पश्चिम परंपरागत नैतिक के अंतर्गत स्तर जो 5 की नैतिकता है वो किसको अंकित करती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर अपना क्या है? सी क्या है? राइट आंसर हो गया। ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के पर है। तो अपना आंसर नंबर सी क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? जो एक मॉडर्न टीचर होता है उसको अपनी जो कक्षा है उसमें किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? सहानुभूति, नियंत्रण एवं प्रवाह। तो इसमें जो नियंत्रण है वो नहीं आएगा। तो सहानुभूति, नियंत्रण और अनुशासन। अनुशासन को अपन एक बार मान भी लें तो इसमें वापस क्या हो गया? नियंत्रण, जो कि गलत है। सहानुभूति, वास्तविकता एवं प्रवाह, ये क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा था कि जो भी प्रगतिशील शिक्षिका है उसको अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? जो स्टूडेंटों के साथ है वो किस प्रकार से उनके साथ अपना रहन सहन रखे, या फिर उनको किस प्रकार से कंट्रोल तो इसमें होगा ही नहीं, उसकी केयर करे, तो उसमें सहानुभूति और वास्तविकता की परवाह होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने का मुख्य सरोकार क्या है? कि इसमें मुख्य चिंता आईक्यू की क्या होती है? कि प्राप्तांक है, जो मार्क्स हैं, स्कोर है, उसकी अस्थिरता। जी हाँ, ये होता है। परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह का मतलब है जो भी कल्चरल साइड से होता है। जैसे कोई भी पेपर कंडक्ट होता है, अगर वो कल्चरल साइड उधर के क्षेत्र से संबंधित होता है तो वहाँ के लोग उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे या कर पाएंगे, जबकि कहीं और साइड से थोड़ा कम। तो परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, ये भी क्या है? मार्क्स के समथिंग ही है। तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। तो बच्चों को नामांकित करना, ये तो एकदम ही सही है, क्योंकि जो बच्चों का लेवल लगा होता है कि 0 से 25 तक मंदबुद्धि होगा, 25 से 50 तक ये होगा, 140 से प्लस जो हायर होते हैं वो होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? इसमें पूछ रहा है कि किसके अनुसार? गार्डनर के अनुसार पूछ रहा है कि जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति होती है उनकी क्या विशेषता होती है? तो जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो स्वयं के जो भावना शक्ति है उनको ही अच्छे से बता पाते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर ए में सामाजिक स्थिति में भली भांति निपटने की क्षमता। तो ये तो क्या हो गई? सामाजिक बुद्धि हो गई। तो ये क्या हो गया? इसका गलत हो गया। दूसरों की भाषा के अर्थ व लय का समझने में क्षमता, ये भी क्या हो गया? गलत, क्योंकि ये क्या हो गई? भाषिक बुद्धि में हो गया। स्वयं की जटिल भावना शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान करना। जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता होती है वो क्या होती है? स्वयं के बारे में ही होती है। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर स्वयं की जटिल भावना और शक्तियों के कमजोरियों को का ज्ञान होना। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? जेंडर बद्धता के लिए, जेंडर स्थिरता के लिए, सामाजिक तौर पर स्वीकृत जेंडर भूमिका को अपनाने के लिए, जेंडर रूढ़िवादी में लचीलेपन के लिए। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें है कि जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए है कि जैसे अपने रूढ़िवादी परंपरा में चल रहा है कि लड़के नहीं रोते हैं, तो ये ही बदलना है कि लड़के भी रो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि लड़कियां ही पिंक कलर पसंद करें। तो इसमें रूढ़िवादिता को क्या चेंज करना है कि लड़के भी पिंक कलर को पसंद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को पढ़ाने में मान के स्तर को पहचानना चाहिए। सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थी की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके की खोज करना चाहिए। जो लर्निंग है उसमें विविधता रखने वाले बच्चों के लिए क्या है?
ऑप्शन बी क्या होगा अपना सही होगा। सृजनात्मक तरीके से, जो सृजनात्मक तरीके से है, जो सीखने की खोज क्या करनी चाहिए, सृजनात्मक तरीके से करनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः शिक्षक को तार्किक आधार पर, जो निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग है वो शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी क्या है, शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो भी निर्माणात्मक आकलन होता है वो क्या, जो शिक्षक होते हैं उनको बेहतर योजना बनाने के लिए और विद्यार्थियों का उससे क्या हो सहयोग हो और उनका मूल्यांकन भी क्या हो अच्छे से हो उन, तो इसलिए क्या होता है निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। जो बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या होता है कि एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों को समानांतर शिक्षा देना। जी ये क्या है, सही हो गया। जो एक कक्षा है उसमें अलग अलग लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, तो उनको सबको क्या है एक समान समझना अपने को, यही क्या होता है बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की साम्यक शिक्षा, ये भी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया कि उनकी अलग अलग संस्कृति होने के बाद भी उनको शिक्षा क्या सेम दी जाए। सेम ये नहीं है कि उनके साथ अपनी संस्कृति के अनुसार भेदभाव किया जाए। स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गाना प्रस्तुत करना ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि अब जैसे अलग अलग संस्कृति के करेंगे तो जो दूसरी संस्कृति के बच्चे हैं उनको थोड़ा बुरा या ऐसे गिल्टी फील हो सकता है। अलग अलग संस्कृति के बच्चों के लिए स्कूल में अलग अलग खंड बनाना ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो अपना इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए और बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि वंचित एवं पिछड़े वर्ग में विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो वंचित और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके जो शिक्षा में है किसका इनमें से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूर्वाग्रहों का, ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं का समझ में अभाव का, अवरोही पाठ्य चर्चा का, स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठ्य चर्चा का। तो इसमें अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें क्या है, सृजनात्मक सोच। जो सृजनात्मक सोच है, जो क्रिएटिव थिंकिंग है, उसमें से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया सकता। इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं दिया जा सकता है। तो मूलभूत विचार इसके बाद दिया जा सकता है। अस्पष्टता को स्वीकार करना ये भी क्या है, सही है। अभिसारी चिंतन ये क्या हो गया अपना, गलत हो गया। क्योंकि जो सृजनात्मक सोच है वो क्या होता है, अभिसारी ना होकर क्या होता है, अपसारी होता है। अपसारी थिंकिंग को क्या करता है, बढ़ावा देता है। सोच में लचीलापन ये भी क्या हो गया, सही। तो अपने 1 2 और 3, 1 2 और 4 सही है। अपना गलत पूछ रहा है तो गलत कौन सा हो गया, अभिसारी सोच। क्योंकि जो सृजनात्मक सोच है, जो क्रिएटिव थिंकिंग है, वो क्या होती है, आउट ऑफ द बॉक्स होती है, बॉक्स के बाहर सोचना। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गीत विषयक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है, इनमें से कौन सा पद्धति इस बच्चे के स्कूल में समावेशन का सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगा। ये यहाँ गीत विषयक ना होकर यहाँ है उसको चलने फिरने में जो दिक्कत होती है उससे असक्षम विद्यार्थी होता है। तो उसके बारे में अपने को इन 4 ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं होगा। इसमें देखना है कौन सा सही नहीं होगा। विद्यालय की निचली मंजिल पर कक्षा को क्रियान्वयन करने पर प्रावधान करना, हाँ सही है। एक जो चलने फिरने में सक्षम व्यक्ति है उसके लिए नीचे की मंजिल के लिए ही सही होगा, क्योंकि ऊपर जाने में उसमें उसको क्या होगी, कठिनाई होगी। तो ये क्या हो गया अपना, सही हो गया। समकक्षीय में सहानुभूति की भावना का विकास करना, ये भी क्या हो जाएगा अपना, जो क्लासमेट होते हैं उनके लिए क्या होगा, सहानुभूति की भावना विकसित होती है। आधारभूत संरचनाओं में उपयुक्त बदलाव करना, ये भी क्या होगा, वो सही होगा। अपने को पूछ क्या रहा है इसमें कि कौन सा सही नहीं होगा। क्षमता के प्रति सहानुभूति जताना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो बच्चा जैसे कोई भी चलने में असक्षम है, लंगड़ा या फिर लूला है, तो उसको उसी चीज के बारे में बार बार उसको सहानुभूति देना, तो ये क्या होगा, उसको डिमोटिव करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से अपना कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम क्षमता, जो स्कूल सामान्य है उसमें क्या है, एक विशिष्ट अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्य नहीं है। अब फिर क्या पूछ रहा है, सुसाध्य नहीं है। एग्जाम में अपने को सबसे जरूरी है ये प्रश्न में कि क्या पूछ रहा है कि है या फिर नहीं है।
तो इसमें क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, कि की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियां करना। ये क्या होगा, जो भी बच्चे ने त्रुटि कर दी उसको बार बार टीचर उसके बारे में उसको कहे तो उसके क्या होता है, एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, बच्चे पे क्या पड़ता है, एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो अपने को क्या नहीं करना चाहिए, जो त्रुटि हो गई उसका सुधार करना चाहिए, ना कि उसको बार बार उसके संबंध में टिप्पणी करें। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए। जो भी सफलता है उसको एक विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, व्यापक होनी चाहिए। वो ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है, जो ये करना है वो किस प्रकार से हो सकता है, सामाजिक सांवेगिक क्षमता का विकास करके जो शिक्षा को एक अहम अंग है। ये क्या कर सकता है, जो सामाजिक सांवेगिक क्षमताएं हैं उनका विकास करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ये एक व्यापक स्तर पर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इसमें निम्नलिखित में से किस से एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं स्पष्ट की पुष्टि होती है। जो भी स्टूडेंट है उसकी संरचनात्मक समझ की अपने को पुष्टि जो करनी है, उसमें इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही होगा, दी गई जानकारी को सही रूप में दोहराना। जो जानकारी दी है उसको बार बार दोहराने से क्या उसकी संरचनात्मक समझ विकसित होगी, नहीं होगी। सही जानकारी लिखना, क्या ओनली राइटिंग करने से उसकी जानकारी जो संरचनात्मक समझ होगी, नहीं होगी। संरचना की परिभाषा को स्पष्ट रूप से याद करना, जो डेफिनेशन है उसको याद करना, ये तो क्या हो गया रटंत वाला हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी क्या गलत है। सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना, ये क्या हो गया, जो सेल्फ खुद का जो निजी जीवन है उसमें जो भी वो कॉन्सेप्ट को है वो अपने जीवन में लागू करेगा तो उसमें क्या होगा, संरचनात्मक समझ क्या होगी, ज़्यादा विकसित होगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि बच्चों को प्रभावशाली समस्या जो प्रभावशाली समस्या है उसका समाधानकर्ता बनने के लिए क्या जरूरी है, उसमें किस प्रकार के उनको मौके मुहैया करवाए जाएं। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्य की खोज करके। जो बच्चा है वो जो खुद की सोच का है, जो संप्रत्य जो खुद की सोच का है स्वतंत्र होकर जो संप्रत्य करेगा तो उससे क्या होगा, वो अच्छा एक प्रॉब्लम का समाधान निकाल पाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रारूप के अनुसार जो केवल पाठ्य पुस्तक से क्या वो समाधान निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता। जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन दे के बच्चा जो समस्या है वो समाधान नहीं निकाल पाएगा। केवल दृश्य श्रव्य सामग्री और स्मार्ट बोर्ड द्वारा, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो अपना जो ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्या हो गया कि स्वतंत्र सोच, जो खुद की सोच है उसको स्वतंत्र करके कोग्निटिव तरीके से सोचेगा तो क्या होगा, वो समाधान अच्छे तरीके से निकाल पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं, जो भी बच्चे हैं लर्निंग करेंगे तो क्या है, लर्निंग के दौरान जो गलतियां भी होंगी, त्रुटि भी होगी, तो वो तुरंत तो सही नहीं हो सकती हैं। तो अपन पहला ऑप्शन देखते हैं कि बच्चों को वर्तमान क्षमताएं एवं बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है, ये क्या सही है, नहीं। उन्हें बिना प्रतिपुष्टि के तुरंत सुधार देना चाहिए ताकि वो दोहराए ना करे। ये जरूरी नहीं है कि बिना प्रतिपुष्टि, उन्हें फीडबैक के तुरंत नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना, सी हो गया। संज्ञानात्मक प्रक्रिया है उसकी सहज और स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए, तो उससे क्या होगा, त्रुटियां कम होगी। ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया फिर गलत हो गया, कि अधिगम प्रक्रिया से ध्यान हटाते हैं इसलिए उन्हें तुरंत कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जरूरी नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चा लर्निंग नहीं करेगा तो उसमें त्रुटियों का पता नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर अपना सी क्या हो गया इसमें राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है। तो अपने को इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो भी इमोशंस होते हैं बच्चे के, उसका जो लर्निंग में है उसकी क्या भूमिका है, कि बच्चा डरा हुआ है तो क्या होगा, और बच्चे को जो भी उसके इमोशंस होते हैं उसमें जब लर्निंग होती है तो क्या होता है। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया राइट आंसर। संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं, जो इमोशंस होते हैं वो लर्निंग की प्रक्रिया को क्या बनाते हैं, एक अर्थपूर्ण बनाते हैं, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से सम्मिलित करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 26,
बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है। जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनाने के लिए अपने को किस प्रकार से प्रोत्साहन करना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों में सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड या डर के। जो बच्चा है उसको अपन जो भी उसने गलती की, अधिगम किया है, उसमें जो गलती की है उसको सुधार के, उसको बिना किसी डर के या फिर बिना किसी दंड के डर के उसको क्या करना चाहिए, अपने को त्रुटियों को सुधार करने में हेल्प करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो अधिगम है वो ज़्यादा ही जल्दी होगा। तो इसमें क्या है, अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड डर के बिना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अपना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आता है 27, निपुणता उन्मुखी विद्यार्थियों में कौन से गुण होते हैं। इसमें अपने से पूछा है कि जो मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स है वो उनका क्या होता है कि इनकी जो सफलता में है कोई ऐसा इनको भय नहीं होता है कि ये सफल नहीं होंगे तो ये डिप्रेशन में जाएंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि विद्यार्थियों को कौन से गुण होते हैं, तो इनमें असफलता का बहुत ही कम भय होता है। तो अपना इसमें पहला ही क्या है, असफलता का न्यून भय। तो अपना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि असफलता का न्यून भय क्षमता का बार्धिक दृष्टिकोण होता है। अब क्वेश्चन नंबर अपन 28 पे आते हैं कि कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक होती है। जो प्रभावशाली समस्या समाधान होती है उसमें क्या होती है, बाधक होती है। सही स्कीमा को क्रियाशील करना, क्या ये बाधक होगी, नहीं। तो ये क्या नहीं है, बाधक नहीं है। सही समस्या को पहचानना, ये भी क्या नहीं है, बाधक नहीं है। अन्वेषणात्मक रणनीतियों या समस्या समाधान की सामान्य रणनीतियों का प्रयोग करना, ये भी क्या है, बाधक नहीं है। प्रतिक्रिया अन्यमयता, ये क्या हो गई, इसमें बाधक हो जाएगी। अब अपने को जो है पहले एक जो थिंकिंग चली थी कि जो क्वेश्चन में सबसे लंबा ऑप्शन होगा वो ही क्या होगा, आंसर होगा। तो ये क्या है, अब ये ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें देख लो, सब डी ऑप्शन है जो जिस सबसे ज़्यादा लार्ज है, लेकिन इसका आंसर क्या हो गया, प्रतिक्रिया अन्यमयता। तो आपको ये अपने थिंकिंग के हिसाब से ही करना है, ना कि क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 29 आता है कि विद्यार्थियों के पारंपरिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार कौन सा प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक है। जैसे कि प्रतिस्पर्धा के अनेक परिणाम पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है। अब पहले ऑप्शन में है कि कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है क्योंकि एक जो फर्स्ट आता है और एक जो लास्ट आता है उन दोनों के मतभेद क्या होते हैं, अलग होते हैं। अपने आपस में जो उनकी थिंकिंग होती है वो क्या होती है, अलग हो जाती है। तो इसका पहला क्या हो गया, पहला ही क्या हो गया, हानिकारक है। ये क्या हो गया, इसका क्वेश्चन के अनुसार सही हो गया। विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है कि चिंता का स्तर बढ़ जाता है। हाँ, जो भी है उसमें अलग अलग विद्यार्थी होती है, उनके ऊपर दबाव पड़ता है और उनका जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और संज्ञा जो उनके आपस में भेदभाव मतभेद होते हैं उससे क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास पे क्या होती है, बाधा होती है। इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है जिसकी उपलब्धि पर स्कूल गर्व करता है। लेकिन जो बाकी बच्चे बच जाते हैं उस पे उनको क्या होता है, उनके ऊपर उनका नेगेटिव रोल इफेक्ट करता है। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था को ढलने के लिए तैयार किया जाता है। तो ये भी क्या हो गया, इसका नेगेटिव रोल हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना, इसका राइट आंसर हो गया। अपन देखते हैं अब आज का लास्ट क्वेश्चन 30, अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है। जो अर्थपूर्ण तरीके से सीखते हैं अपन, जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है उस वो किससे सुसाध्य होती है, विद्यार्थियों के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से। तो ये क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थियों के खुद के निजी दर्शन शास्त्र और दृष्टिकोण है उससे ही क्या होती है, ये अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया सुसाध्य होती है। तो थैंक यू दोस्तों, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी अगला मैं जो वीडियो है वो बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। आप सभी का धन्यवाद।